बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द 48th एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो ऑन ग्रीन टीम। और आज के शो में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है साथी मेजबान सोहेल खान, जो हमारे आज के मेहमान का तारुफ करवाएंगे। जी शाज़ेब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 25 टेस्ट मैचेस में, 56 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। अपने टेस्ट डेब्यू पर दोनों इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरियां स्कोर की, बांग्लादेश के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में। उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 12,000 से ज़्यादा रन बनाए, ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई। और भी इनके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड बुक की जीनत बने हुए हैं, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है। आज इनसे गुफ्तगू के दौरान उन रिकॉर्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे इनसे। पाकिस्तान के जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करते थे, इनकी कवर ड्राइव को आज भी लोग बहुत याद करते हैं, इनके शॉट्स को आज भी लोग बहुत याद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्वारंटाइन डेज कैसे गुजरे आपके, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, ग्राउंड नहीं जा सकते होंगे, ट्रेनिंग नहीं कर सकते होंगे, कुछ कोचिंग साइट पे आप इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर आप काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क आप करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो ये लॉकडाउन का अर्सा कैसा गुजरा? देखिए, लॉकडाउन टू बी ऑनेस्ट एक बिल्कुल एक ऐसी चीज थी कि जो हमारे वहम गुमा में भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस तरह हम लोग लॉकडाउन हो जाएंगे। और लेकिन बस अल्लाह की रजा समझ के और अल्लाह की मर्जी समझ के बस उसको, वो कहते हैं ना, सरे तस्लीम खम, जो अल्लाह की तरफ से हो। और इसी उसमें गुजर रहा है, इसी सोच के साथ गुजर रहा है। फिर बीच में रमज़ान भी आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ये था कि सिलसिला इबादत का भी और रोज़ों का भी, वो सिलसिला भी शुरू हो गया। तो अल्लाह का शुक्र, अच्छे गुजरे। मतलब लॉकडाउन ठीक गुजरा है, अच्छा गुजरा है। जी सर। जी यासिर भाई, थोड़ा सा शुरुआत बताइए, क्रिकेट की शुरुआत आपने कैसे की? और आपका ताल्लुक है सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, तो कैसे क्रिकेट की शुरुआत रही, सिलसिला स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। क्रिकेट सुहेल भाई, क्रिकेट का यही है कि क्रिकेट शुरू से पैशन था क्रिकेट का। और जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान की नंबर 1 स्पोर्ट्स है क्रिकेट। और हर बच्चे का ये ख्वाब होता है कि पाकिस्तान टीम को हर बच्चा देखता है। फिर थोड़ा जब समझना शुरू होता है तो वो फिर उसकी ये सोच डेवलप होती है कि मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। फिर कोई फैन साइड पे चला जाता है, कोई खेलने वाली साइड पे चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आई वाज लकी कि मैं खेलने वाली साइड पे निकल गया। और आहिस्ता आहिस्ता पैशन जो है वो बढ़ता गया। फिर पेशावर क्लब में मैंने जो है अपना एंट्री की। पेशावर क्लब उस वक्त टॉप क्लब था पेशावर का, और जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स और हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे वो उसमें खेलते थे। और जब मैं फिर आया तो वहाँ पे स्कूल की तरफ से हमारा एक पेप्सी कैंप लगा था उस वक्त। इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो इमरान खान साहब ने और पूरी जो वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम है उनके साथ मिलकर उन्होंने टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों के काफ़ी सारे लड़के जो है वो बाद में टेस्ट खेले हैं, उस कैंप का हिस्सा थे। जिस तरह शोएब मलिक था, तौफीक उमर, इमरान फरत, इमरान नज़ीर वगैरह, ये सारे हम लोग अपनी अपनी स्कूल की तरफ से हमने रिप्रेजेंट किया। तो मैंने भी पेशावर में अपने एफजी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो स्कूल की टीम बनी थी, तो वो कैंप में मैं सिलेक्ट हुआ था। 30 प्लेयर्स का कैंप था पूरे केपी से। तो उसमें मेरा टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ उस वक्त, जब जाकिर खान हमारे कोच थे, जो आकर पीसीबी में हैं, डायरेक्टर हैं, और जो हैं वो हमारे टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। वो हमारे कोच थे और उन्होंने मेरा टैलेंट आइडेंटिफाई किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आइडेंटिफिकेशन मिलती रहती है और आपको अप्रिसिएशन मिलती है। तो मैं भी उस अप्रिसिएशन जब मुझे मिली तो मेरा जो है सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर मैं अंडर 16 के ट्रायल्स दिए, उसमें सिलेक्ट हुआ। फिर मैं एक साल, काफ़ी यंग था उस वक्त, 14 ईयर्स का था, फिर मैं एक साल अंडर 16 के लिए, अगले साल कैप्टन बन गया। तो इसी तरह फिर अंडर 19 मैंने पेशावर से, अंडर 19 पहले साल जब मैं खेला तो यूनुस भाई भी पेशावर से खेल रहे थे एज अ गेस्ट प्लेयर। तो क्योंकि वो कराची के थे तो वो पेशावर से खेल रहे थे।
तो उधर उनके साथ इंटरेक्शन हुई। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अपना बैट दिया ट्रायल मैच में, तो मैंने उससे 100 किया, 116 किया मैंने ट्रायल मैच में। तो फिर मुझे अंडर 19 खिलाई गई। मैं पहला मेरा डेब्यू इतना अच्छा नहीं था, उसमें भी मैंने पहली इनिंग में भी 0 किया, दूसरी इनिंग में भी इसी तरह 2 4 5 किए। फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया, फिर मुझे वापस लाए उसी टूर्नामेंट में, फिर मैंने उसमें 50 की नॉट आउट। वो भी एक मेरे लिए मतलब एक टर्निंग पॉइंट था कि शायद अगर मैं उसमें रन ना करता तो पता नहीं मुझे हिम्मत होती मैं आगे खेल सकता कि ना खेल सकता। लेकिन इस तरह के स्टेप्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आता है जो कि जिससे वो सीखता जाता है। बेसिकली बात ये होती है कि इंसान अपने नसीब की तरफ जा रहा होता है। इंसान का जो नसीब होता है, जो किस्मत में होता है, तो मेहनत भी इंसान उसी तरह करता है। जो नसीब में होता है उसी की मेहनत करता है। तो ये एक बाद में ये चीज़ समझ में आती है जब वक्त गुजरता है, तो वक्त के साथ साथ। तो इस तरह ये मेरी क्रिकेट का आगाज़। फिर पेशावर की तरफ से मैं फर्स्ट क्लास की टीम में सिलेक्ट हुआ। फिर पहले 2 साल हमने पानी पिलाया और लास्ट मैच जाके खेलते थे। तो लास्ट मैच खेला पहले साल भी, फिर दूसरे साल फिर 2 मैच खेले। फिर थर्ड ईयर जो था मेरा पूरा कंसिस्टेंटली मैं खेला और उसमें मैंने परफॉर्मेंस की और फिर मेरा नाम बनना शुरू हुआ डोमेस्टिक। यासिर भाई पीआईए से आप हमें खेलते हुए नजर आए हैं और पीआईए की काफी कंट्रीब्यूशन लगती है आपके कैरियर में, क्योंकि उमर गुल हो गए, आप हो गए, काफी यंगस्टर्स थे उस टाइम पे पीआईए की टीम में आए थे। मोइन खान हो गए, राशिद खान हो गए, साजिद खान हो गए, दीगर नाम आपके साथ मौजूद होते थे। पीआईए का कितना इंपॉर्टेंट रोल था आपके क्रिकेटिंग कैरियर में? शाहजेब भाई, पीआईए का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पीआईए उस वक्त टॉप डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का और पाकिस्तान के स्टार प्रोड्यूस किए थे उन्होंने। अगर आप यंगस्टर्स में देखें तो सकलैन मुश्ताक एक बहुत बड़ा जो सेंसेशन था उस वक्त, और वो भी पीआईए से आए थे। शुएब अख्तर भी पीआईए से आए थे। फिर बाद में उन्होंने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया था, केआरएल चले गए थे, लेकिन उनका स्टार्ट पीआईए से था। फिर शुएब मलिक उस वक्त पीआईए में थे जब हम लोग पीआईए में आए। मैं, फैसल इकबाल, फजल अकबर और हम लोग इकट्ठे एक ही साल हमें उमर गुल बाद में आया था, 1 साल बाद आया था आई गेस। हाँ, 1 साल बाद आया था वो। लेकिन आई मीन वो वाकई एक बड़ा, जो बड़े डिपार्ट्स थे ना, जिस तरह हबीब बैंक, पीआईए, नेशनल बैंक, इनको प्लेयर्स की कदर का पता था, वैल्यू करते थे प्लेयर को। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट्स में थोड़ी सी अच्छी नहीं भी थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये था कि आप 60% आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट से मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता था प्लेयर, क्योंकि एक प्रेशर आता था उस पर कि यार मैंने ही करना है। तो वो उससे ना मैच विनिंग आप एक मोड में जाते हो कि यार मैं मैच विनर बन सकता हूँ। तो पीआईए का बहुत बड़ा किरदार है हमारे ऊपर आने में, पाकिस्तान खेलने में। नो डाउट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा किरदार। अच्छा, मैं आपके टेस्ट डेब्यू और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे एक बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पहले वनडे दौरे पे बात करूंगा राशिद लतीफ़ी कप्तानी में, जब आप श्रीलंका में गए और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई और आप श्रीलंका गए उस टीम के साथ, से पहले ये टीम के साथ कुछ खेल चुके थे, क्या था उस दौरे की यादें? राशिद लतीफ़ कप्तान थे, टीम नई रीबिल्ड हो रही थी। बिल्कुल, श्रीलंका का टूर था राशिद भाई, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद कप्तान अनाउंस हुए थे और शारजा में वो टूर्नामेंट खेल के आए थे। उस वक्त मेरा नाम कॉन्टेंशंस में चल रहा था और आई वाज होपिंग कि मेरा उस टूर्नामेंट में नाम हो, लेकिन नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट जब मेरा नाम आया तो वो बस एक बहुत ही खुशी का मौका था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे दोस्तों के लिए, मेरे जानने वालों के लिए, पूरे हल्का अहबाब के लिए। और एक बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, बहुत बड़ा लम्हा था जब पाकिस्तान टीम में मेरा नाम आया, क्योंकि नया नया मीडिया आया था और जियो भी नया नया आया था। तो जियो पे जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है। तो फिर पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई, तो जब मेरा नाम आया तो मुझे देख के वो खुशी से यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये देखो। फिर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया और फिर वो जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो मेरे सामने आ गए कि यार मैंने अब ये करना है, मैं अच्छा खेलूंगा। और जब टूर पे गया, क्योंकि राशिद भाई के साथ पहले भी इंटरेक्शन थी, जब वो टीम में नहीं थे तो वो साइड मैचेस में कप्तान होते थे। पाकिस्तान पीसीबी 11 वगैरह जब बनती थी, टूर्स आते थे। जिस तरह इंग्लैंड की टीम आई 2000 में, तो मैं 3 डे मैच खेला था पिशावर में, उसमें मैंने 50 किया था। तो उस वक्त भी राशिद भाई हमारे कैप्टन थे।
तो वो जानते तो थे क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने देखा हुआ था, नाम सुना हुआ था और जानते भी थे। जब वो कैप्टन बने तो ऑब्वियसली एक काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि यार एक अच्छे कैप्टन है, उनकी कप्तानी में हम जा रहे हैं। और मुझे मतलब पर्सनली काफ़ी उन पे कॉन्फिडेंस था और काफ़ी बिलीव था कि यार बड़े अच्छे कप्तान, अच्छे इंसान हैं और बड़े अच्छे माहौल में, क्योंकि फिर यूनिस भाई भी हमारे साथ थे, उन्होंने उनके साथ भी काफ़ी क्रिकेट इकट्ठा खेला, मैं पेशावर से भी इकट्ठे खेले हम। और एक जो जो अजनबियत का कोई एहसास नहीं था। पाकिस्तान टीम में जब गए तो बड़ा फ्रेंडली माहौल, बड़ा अच्छा हमें वेलकम किया गया फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द सीनियर प्लेयर्स। और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार श्रीलंका टूर पे। फिर पहले 2 मैच खैर मैं ड्रॉप था और तीसरे मैच में जब मुझे चांस मिला डम्बोला में, आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैंने अपना डेब्यू किया था और बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। मुश्किल विकेट थी और काफ़ी सीमिंग कंडीशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने थोड़े से रन्स किए थे, लेकिन अच्छी बैटिंग हुई थी तो सबने काफ़ी लाइक किया, अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद फिर मुझे खिलाते गए और फिर उसके बाद इंग्लैंड का टूर था, उस पे मैं 3-4 वनडेज़ खेला और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ थी बांग्लादेश के साथ कराची में, तो वहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ। तो उसमें फिर मैंने 100 किया था और पहली इनिंग में भी, आप फिर दूसरी इनिंग में भी। डेब्यू की आपने बात कर ली है यासिर भाई, तो सोहेल भाई से मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई आपसे जरूर पूछे उस रिकॉर्ड इनिंग्स के हवाले से। जी सोहेल भाई। अच्छा, मैं उस रिकॉर्डिंग से पहले एक फैक्ट यहाँ भी शेयर करूँ जो मैं एक दफ़ा पहले एक मैंने फीचर में शेयर किया था जब मैं बीसीबी में, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यासिर भाई को भी याद होगा। इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ पेशावर के लिए अगेंस्ट कराची नेशनल स्टेडियम कराची में, और ये उसमें जी अनफॉर्चुनेटली पेयर पे आउट हुए, दोनों इनिंग्स में 0 पे। और उसकी एक और इंसिडेंटली बात ये थी कि उसकी जो अपोजिंग यानी कराची की टीम थी उससे कैप्टन थे राशिद लतीफ़। इनका टेस्ट डेब्यू हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में बांग्लादेश के खिलाफ, इन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 किए और इनके जो कैप्टन थे वो थे राशिद लतीफ़। तो पहले तो मैं ये बताइएगा इसमें इसी सवाल में कि जब आप डेब्यू करने जा रहे थे उस वक्त फर्स्ट क्लास डेब्यू की कुछ यादें थी, या जब दोनों 100 कर लिए तो वो बात याद आई थी आपको कि भाई ये मेरे साथ ये सब हुआ था? और फिर जरा उन यादें उस टेस्ट मैच की भी शेयर कीजिए, 4 खिलाड़ियों के साथ डेब्यू वाली, आपकी क्या फीलिंग्स थी? जी बिल्कुल, वो जो फर्स्ट क्लास का डेब्यू था वो तो एक नाइटमेयर था क्योंकि ईच इनिंग अंडा मैंने किया उसमें और फिर मैं ड्रॉप हो गया था टीम से अपनी फर्स्ट क्लास की। बट फिर कबीर भाई कैप्टन बने, कबीर खान अगले साल, तो उस दौरान मैं परफॉर्मेंस की, फिर हम फाइनल खेले अगले साल, नेक्स्ट ईयर में हम कराची के अगेंस्ट फाइनल खेले, उसमें मैंने 50 की थी। फिर मुझे पीआईए ने पिक कर लिया था, दूसरी इनिंग में मैंने 150 किया था मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो पीआईए ने पिक कर लिया था। तो पीआईए से मैं जो 2-3 सीजन खेला हूँ उसने बिल्कुल जो प्रेशर्स थे ना, मेरे जो साइकोलॉजिकल लॉक्स थे वो खोले, और जो जिन जगह पे प्लेयर फंसता है जिन जगहों पे, तो उन जगहों से मुझे निकलना आ गया था यार कि अगर एक मैच में रन नहीं भी होते, 2 मैच में नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, तीसरे में हो जाएंगे, चौथे में हो जाएंगे। तो ये चीज़ फिर जब समझ आ गई, तो जब मैं टेस्ट खेला तो काफ़ी उस वक्त मेंटली मैं मैच्योर हो गया था। तो मुझे वो खैर कभी-कभी जब कोई डेब्यू की बात करता है, तो फर्स्ट क्लास के डेब्यू की बात करता है, तो ऑब्वियसली ये मेरा रिकॉर्ड है, और फिर टेस्ट डेब्यू की जब बात होती है तो फिर वो उल्टा ही रिकॉर्ड है। तो अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप अल्लाह की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाएँगे। कि एक प्लेयर है वो जो फर्स्ट क्लास जो प्रीमियम क्रिकेट है, उसमें 2 अंडे कर रहा है, वही प्लेयर उसी ग्राउंड में 200 कर रहा है और वो भी टेस्ट मैच में, तो ये अल्लाह की शान है, मैं कहता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि इंसान क्या है और अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। इंसान क्या सोचता है। उस वक्त तो मैं जब बाहर आ रहा था, मुझे याद है अली गौर ने मुझे जब दूसरी दफा लेग भी फॉर किया, जब मैं बाहर आ बिल्कुल रहा था, बिल्कुल। मैं कहा यासिर अली अब अपना सामान पैक कर ले, बस अब तेरी क्रिकेट खत्म है ये 97 98 की मैं बात बता रहा हूँ। और बिल्कुल ठीक बिल्कुल। 4 साल बाद उसी ग्राउंड पे अल्लाह ताला ने मुझे जो है इज्जत दी। बस अल्लाह का शुक्र है यार, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, अल्लाह का बहुत-बहुत यासिर भाई, है। जब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे, क्वेश्चन है हमारे पास, हर किसी के सामने कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। कौन सा ऐसा बैट्समैन था जो आपको इंस्पायर करता था, या किसको देखकर आपने क्रिकेट स्टार्ट की? और कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होगा कि आपने रखा होगा टारगेट के, यार मुझे इसके साथ जरूर मैच खेलना है, चाहे वो अपोनेंट टीम में हो या चाहे पाकिस्तान टीम में हो। ये क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन है ये साजिद नवाज का, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने आपका डेब्यू और इसके अलावा बहुत सारे मैचेस इस्लामाबाद में देखे फर्स्ट क्लास के।
अच्छा अच्छा, देखिए क्रिकेट जो है ना, स्पोर्ट्स जो होती है हमेशा इंस्पायर करती है। अगर आप में इंस्पिरेशन लेनी आ जाए तो आप स्पोर्ट्स में तरक्की करते हैं। ये एक सबसे बड़ा रूल है, बेसिक रूल है स्पोर्ट्स का। और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अगर आपके पास ये चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इंस्पायर होते रहें। मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है, सचिन तेंदुलकर अपने लास्ट तक, या हमारे जितने भी ग्रेट्स हैं, वो हमेशा इंस्पिरेशन लेते थे। और जो भी प्लेयर इंस्पिरेशन लेता है तो वो जरूर तरक्की करता है स्पोर्ट्स में। तो इंस्पिरेशन जो है वो पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। और ऑब्वियसली जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमारे सामने बहुत बड़ी मिसालें थी। इस वक्त सईद अनवर थे, वो एक ग्रेट प्लेयर थे। इंजी भाई का बहुत बड़ा नाम था। जब हम टीम में आए तो इंजी भाई भी थे, यूसुफ भाई भी थे और यूनिस भाई भी थे। तो जो चीज़ मुझे ज़्यादा, इन तीनों में ज़्यादा इंस्पायर यूसुफ ने किया था, क्योंकि उसकी जो शॉट्स थी बड़ी फ्लुएंट शॉट्स होती थी और वो बड़ा प्लीजिंग ऑन आइज था। तो ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर से आप इंस्पायर होते हैं। और यूसुफ ने मुझे उसमें इंस्पायर किया जब हम खेलते थे साथ। और इसके अलावा हमारे जो कोच थे जावेद भाई, उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जावेद मियादाद का बहुत बड़ा नाम था। तो वो हमारे जब कोच बने तो वो हमें छोटी सी भी कोई बात समझाते थे, छोटी सी भी कोई बात करते थे तो हमें बहुत बड़ी लगती थी कि यार ये तो बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए, ये तो बहुत बड़ा एक बस इसे बांध लो अपने साथ। तो मैं इसलिए, मैं जिस तरह मैंने अपने यूट्यूब पे भी, अब मैंने देखें जो मैं यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, मैं बैटिंग टेक्निक्स दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप बैटिंग कर सकते हो, क्या चीज़ें आप ठीक कर सकते हो, आपका हेड कहाँ होना चाहिए, आपका बैट कहाँ होना चाहिए, आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए बॉल का। ठीक है, इन चीज़ों पे मैं आगे अपनी वीडियोस में बात करूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसी तरह हम अपने बड़े प्लेयर्स जो हम समझते हैं कि बड़े थे और बड़े हैं, उनसे हम बात जब करते थे तो वो हमें कुछ ऐसी एक आध बात कर देते थे, वो हम अपने पल्ले से बांध लेते थे, अपने पल्लू से बांध लेते थे। तो ये चीज़ बहुत बहुत काम आती है। मतलब जो जिस बंदे ने ग्राउंड में टाइम गुजारा हो, वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो एक डिफरेंट जो है ना, उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। और ठीक है, स्टडीज भी अपनी जगह है। एक कोच होता है, उसने तालीम हासिल की हुई है, उसने कोर्सेज किए हुए हैं, उसने वो सारा एक डिफरेंट एक थ्योरी है। लेकिन प्रैक्टिकल एक डिफरेंट प्रैक्टिकल, ये सेकंड्स का काम होता है। विद इन मोमेंट्स आप अपना एक्सपीरियंस और अपना टैलेंट ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे में। तो इसी तरह हमने सीखा अपने सीनियर्स से। और मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो इंस्पिरेशन है। जब तक आप इंस्पायर नहीं होगे आप नहीं सीख सकते। तो हमारी भी काफ़ी ज़्यादा हीरोज थे उस वक्त, टीम बहुत बड़ी थी पाकिस्तान की। और फिर अचानक आप आए और उनमें खेलना, तो फिर दिल और भी बड़ा हो गया कि यार मतलब अल्लाह ने आपको भी सलाहियतें दी हुई हैं। तो फिर ये सोचना मैं जी, शुरू हो गया। मतलब देखें, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। सब आपका जो टैलेंट है वो जब निकलता है फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आप ग्रूम करते बिल्कुल आपने सही बिल्कुल। कहा। और एक एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो वनडे क्रिकेट का, आपको बताऊं सबको व्यूअर्स को, यासिर हमीद के पास है, कि दिनों के एतबार से, इनिंग्स की मैं बात नहीं कर रहा, दिनों के एतबार से जो अपने कैरियर के पहले 1000 रन हैं, आप यकीन करेंगे शाहजेब कि यासिर हमीद के पास ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने कैरियर के पहले 1000 रन सिर्फ 242 दिन में बना दिए थे वनडे क्रिकेट में। सिर्फ 24 इनिंग्स में उन्होंने जो है वो ये 1000 रन मुकम्मल किए थे। अच्छा, मैं एक हैं। आपसे और अच्छा, सवाल पूछूंगा। बिल्कुल, मुझे नहीं ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिल्कुल। अच्छा, उस टेस्ट डेब्यू हुआ, फिर सिलसिला आगे बढ़ा, पाकिस्तान को ओपनर्स का बड़ा मसला था। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, आपने और इमरान फरत ने लगातार 4 मैचेस में वहां पे सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। इस रिकॉर्ड के भी करीब करीब कोई दूसरा प्लेयर अब तक नहीं पहुंच सका। उसके क्या राज था? आप दोनों की केमिस्ट्री शुरू से अच्छी थी, इमरान फरत के साथ अब खेले भी हैं आप जैसा बता रहे हैं, और क्या ऐसा था कि वो इतनी कामयाब जोड़ी बनती हुई? बाद में बड़े मसले मसाइल दूसरे उस पे भी आएंगे, लेकिन वो क्या मौका था जो आप दोनों इतना कामयाब हुए एक साथ? देखिए, क्योंकि हम दोनों एक ही एज ग्रुप के थे और इकट्ठे क्रिकेट भी खेले। फिर इमरान का डेब्यू खैर मुझसे पहले हुआ था। टेस्ट मैच का डेब्यू उसका मुझसे 2 साल पहले हुआ था न्यूजीलैंड में। और वो इन आउट हुआ, लेकिन जब वो टीम में आया तो मैंने भी परफॉर्मेंस शुरू की। और वो भी अपनी प्लेस के लिए खेल रहा था कि उसने भी खेलना था। तो जब आप
दोनों जब आप अपने पेयर के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो, और जब पार्टनरशिप तभी बिल्ड होती है कि जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हो और बोथ साइड से अच्छी बैटिंग हो रही हो। तो इमरान भी दूसरी साइड से अच्छा खेल रहा होता था, मैं भी दूसरी साइड से अच्छा खेल रहा होता था। तो अगर वो एक ओवर में चौका मारता था तो अगले ओवर में मैं भी एक चौका मारता था। वो अगर स्ट्राइक रोटेट करता था तो मैं भी स्ट्राइक रोटेट करता था। तो ये चीज हम दोनों उस वक्त कर रहे थे, और बहुत अच्छे से हम कर रहे थे। तो इसलिए 4-5 मैचों में हमने लगातार सेंचुरीज की और स्कोर किया। तो ये चीज होती है कि आप जब तक अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उस वक्त तक पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हो सकती। हाँ, अगर आप क्रीज पे जाओ, आप ये कहो कि यार बस मैं ही हूँ, मैं ही खेलूं और मैं ही करूं, तो वो फिर आप तो रहते हो लेकिन आपके साथ दूसरे पूरी टीम आउट हो जाती है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप लगाते हैं तो आप अगर अच्छा खेल रहे हो तो आपका पार्टनर क्या करता है, वो उसको ये भी एहसास होता है कि यार ये अच्छा खेल रहा है तो मुझे विकेट को रोकना चाहिए थोड़ा सा। तो ये चीजें हो रही होती हैं उस टाइम पे, दोनों चीजें हो रही होती हैं, आपका डिफेंस और अटैक बैलेंस हो जाता है दोनों की तरफ से, फिर रिकॉर्ड बनता है। तो ये चीज हम दोनों कर रहे थे उस वक्त, और विकेट्स भी अच्छी थी, और हम दोनों ने एंजॉय की वो वाली सीरीज, काफी बेटर। अच्छा यासिर भाई, जैसे ओपनिंग की बात कर रहे हैं, इमरान फरहत आपके पार्टनर है, इसी तरीके से हम टेस्ट में देखते थे, टेस्ट में आप वन डाउन पर खेलते थे और ओपनिंग पार्टनर्स आपके साथ काफी डिफरेंट रहे। वनडे में भी अगर हम बात करें, आपने शाहिद आफरीदी के साथ भी इनिंग्स का आगाज किया, सलमान बट भी आपके पार्टनर रहे, डिफरेंट पार्टनर्स रहे, सोहेल भाई मजीद बताएंगे। ये जो पार्टनर चेंज होता है आपका ओपनिंग का, तो उस पर कितना फर्क पड़ता है, असर पड़ता है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे कि कोऑर्डिनेशन बनी हुई नजर आ रही थी, तो उसका कितना डिफरेंस होता है किसी भी बैट्समैन पे? देखिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जरूर पड़ता है, क्योंकि उस वक्त ये था कि मैनेजमेंट की फिर मजबूरी हो जाती है कि एक, अगर मैं रन्स कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा, तो उनको फिर मजबूरन ड्रॉप करना पड़ता था। या फिर जब मैं ड्रॉप होना शुरू हुआ तो यही प्रॉब्लम हुई थी, जब मेरी फॉर्म थोड़ी सी हिली तो मुझे ड्रॉप करना शुरू कर दिया। इसी तरह जब मैं पास में, मेरे साथ जो जितने भी ओपनर चेंज हुए, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता था कि मैं तो रन्स कर लेता था, सपोज 40, 45, 50 कर लेता था, दूसरा जल्दी आउट हो जाता था। तो वो फिर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि पीछे भी ओपनर्स बैठे होते थे लाइन में, 3-3, 4-4 ओपनर्स बैठे होते थे, तो उनको सारों को अकोमोडेट करना होता था। तो उसमें फिर जो है ये चीज हुई कि इमरान फरहत की और मेरी जो पार्टनरशिप वो ब्रेक हुई, और काफी सारे ओपनर्स के साथ मैंने पार्टनर वो ओपन की, काफी सारे प्लेयर्स के साथ। और जब मैं ड्रॉप हुआ तो इस तरह मेरी जगह जिसने रिप्लेस मुझे जिसने भी किया, वो फिर जब उसने मेरा स्पॉट संभाला तो फिर हम लोग उस म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बन गए, तो ये एक म्यूजिकल चेयर है, एक एक हैंड तो सिक्योर होता है, दूसरा हैंड जो है वो हमेशा खाली होता है। हाँ, वो टाइम था जब आमिर भाई और सईद भाई जब ओपन करते थे, तो मेरे ख्याल से सलीम मलिक कैप्टन, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, सलीम मलिक कैप्टन थे, तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि आप दोनों ही ओपनर हो, 50 मैच आप दोनों खेलोगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनको मिला, तो जिसकी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी की। तो इस तरह का अगर शायद हमारे साथ भी होता तो शायद मे बी हम लोग भी इस तरह परफॉर्म करते। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि यासिर हमीद जो पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट मिला था, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए 70, 80 या 100 टेस्ट मैचेस खेल सका। इस हवाले से भी आपसे डेफिनेटली जानेंगे। मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख का कमेंट है, वो आपकी T20 के 100 के हवाले से जानना चाहते हैं, आगे चल के उस हवाले से भी जरूर बात करेंगे। जी सोहेल भाई। अच्छा, इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी 15 साल के बाद, और आपने वहां पे वनडे के अंदर परफॉर्मेंस दी 98, 86, फिर टेस्ट के अंदर आपने एक 91 जो है मुल्तान में किए, और इंडिया के टूर्स भी आपने किए, बेंगलोर में भी आपने जो है वो 76 किए, उसके बाद फिर एक 2007 का भी टूर किया, अगेंस्ट इंडिया खेले, होम एंड अवे बड़ी सीरीजें खेले, कुछ इंडियन के खिलाफ खेलने की यादें भी शेयर कीजिए अपनी। जी बिल्कुल सोहेल भाई, इंडिया के अगेंस्ट आपको पता है कि इंडिया के साथ तो हमारा मैच है हर चीज में ना और क्रिकेट में तो है ही है। तो शुरू से जब देखा था, जब जावेद भाई ने छक्का मारा था इंडिया के अगेंस्ट, तो वो कितनी सेलिब्रेशन हुई थी, हमारे घर में इतनी सेलिब्रेशन हुई थी। तो वो सारी चीजें जो थी ना, ये माइंड में थी। और फिर 96 का वर्ल्ड कप जब हम हारे,
बेंगलोर में जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल आ रहे, तो मुझे याद है हमने खाना मंगवाया, तो जलील के कबाब होते हैं पेशावर में बड़े मशहूर, तो हम पूरे कजन और सारे भाइयों ने, जब आमिर भाई और सईद भाई ठुकाई कर रहे थे तो बस ढोल शुरू हो गया, हमारे भी कजन ने ना भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। इतने में कबाब आ गए, इतने में फिर लाइन लगना शुरू हो गई, और लाइन लगना शुरू हो गई, वो कबाब उसी तरह ठंडे के ठंडे रह गए, हमने खाए भी नहीं। तो ये इस तरह की चीजें जो है ये होती रही, और फिर मैं बस घर से बाहर निकल गया, बहुत खफा था। फिर मेरा एक दोस्त है, उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पाकिस्तान मैच आ गया, तो कहते क्या हो गया, हार गया, अगला जीत जाएगा। तो खैर ये इंडिया के साथ जो है ना हमेशा बड़ा स्पेशल हमारा हुआ है, और वही मेरी सारी चीजें बैक ऑफ माइंड थी कि मैं कहा इंडिया के साथ तो मैंने करना ही करना है परफॉर्मेंस, चाहे जो भी हो, मैंने अपनी पूरी गेम खेलनी है और खुल के खेलूंगा। और अल्लाह का शुक्र, जब इंडिया के अगेंस्ट मैं यहाँ पे, मैं थैंक्स शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा, जब हमारा पहला वनडे था कराची में, तो उसमें मैं जल्दी आउट हो गया, तो मुझे 60 to 70% यकीन था कि मैं अगला मैच मुझे नहीं खिलाएंगे, ड्रॉप करेंगे। तो खैर मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल के तवसत से। उस वक्त इंजी भाई कैप्टन थे, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, उन्होंने मुझे मैच खिलाया। शाहिद भाई का उसमें कम बैक था और मैंने उसमें 86 किए। फिर खैर लेटर ऑन इंजी भाई ने, खैर रन आउट तो मैं खुद हुआ था बॉल मैं खेला और मैं भाग गया, और इंजी भाई नहीं आए, उनका एंड था, वो भी मेरी गलती थी। बहरहाल उनका थैंक्स, उस वक्त मैनेजमेंट का थैंक्स, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने उसमें 86 किया। फिर नेक्स्ट मैच पेशावर में था, मेरा होम ग्राउंड था, उधर मैं अक्सर बैठ के सोचा करता था साइड स्क्रीन पे बैठ के कि यार इस ग्राउंड पे कभी मैं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से, कभी मैं खेल सकूंगा नहीं खेल सकूंगा, काफ़ी सोचता था और ये सोचें आती थी मेरे जहन में। लेकिन जब खेला तो अल्लाह ने इज्जत दी, मैं 98 किया, मैंने उसमें मैन ऑफ द मैच हुआ, होम क्राउड के सामने, मेरी फैमिली भी बैठी हुई थी, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। बस काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अचीव कर ली थी, लाइक प्रूव कर दिया था अपना पॉइंट कि यार, क्योंकि क्रिकेट खेलना इतना आसान काम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। मैंने स्टडी छोड़ी, फैमिली की सपोर्ट तो ऑब्वियसली शुरू में तो आपको पता है हर घर यही कहता है पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, पढ़ोगे तो, मैंने ये सारी चीज़ें सुनता रहा। लेकिन जब मैं वो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और अपने होम ग्राउंड के सामने, होम क्राउड के सामने और अपने लोगों के सामने, उसका मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मैं आपको बता नहीं, मैं बस, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो 98 में मैन ऑफ द मैच हुआ, और फिर क्राउड की चैंटिंग यासिर यासिर, वो मुझे अभी तक वो सारी चीज़ें याद है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला, मेहनत अगर इंसान सच्ची नीयत से करे और सच्ची नीयत से और साफ नियति से, नेक नियति से, किसी के लिए बुरा ना सोच के बंदा मेहनत करे, कोई आपको आपके रास्ते में रुकावटें हों, फिर भी आप नियत सर डाउन करके आप मेहनत करते रहो, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह पे देता है कि आपको आपने सोचा भी नहीं होता। इस तरह ईच इनिंग 100 मैंने टेस्ट मैच में किया, उधर मैंने 2 अंडे किए थे, वहाँ पे मैंने 2 100 किए। तो मैं क्यों कि वो कहते हैं ना कासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वाले का दोस्त है, और मेहनत की उन दिनों में, मेहनत करता था तो अल्लाह ताला ने फल दिया। जहाँ पे मेहनत छोड़ दी, थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ, तो बस वहाँ पे फिर मैं टीम से ड्रॉप हो गया। ठीक है। यासिर भाई, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, वो भी आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं और आपकी तमाम इनिंग्स की बात कर रहे हैं। इवन कुछ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपके अगेंस्ट खेला था, आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी T20 के हवाले से, फर्स्ट क्लास के हवाले से। और यकीन माने सोहेल भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी इंटरव्यू किए, बहुत सारे स्टार्स आए, लेकिन जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमें नजर आ रही है लोगों की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, दैट इज रियली इनक्रेडिबल। अच्छा यासिर भाई, आपने पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड का टूर भी किया, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, कहते हैं क्रिकेट वहां पर खेलना मुश्किल है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों जगहों पर? अच्छा, मैं पहले बिल्कुल थोड़ी सी सही परफॉर्मेंस ही बता दूं। न्यूजीलैंड के अंदर 2004 के शुरू में 2 टेस्ट में आपने 2 50 किए, फिर ऑस्ट्रेलिया आप गए, सिडनी में आपने दोनों इनिंग्स में 50 किए, तो बड़ी परफॉर्मेंस थी। आप जरा एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए अपना।
जी बिल्कुल, उसी पे मैं आ रहा हूँ। आप दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिलेटेड है और बिल्कुल। मैं बिल्कुल न्यूजीलैंड, क्योंकि हम पहले न्यूजीलैंड गए थे और न्यूजीलैंड का मैं बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हम लोगों की प्रैक्टिस सेशन था और अगले दिन 3 डे मैच था। क्राउड से और हवा में नमी और थोड़ा नया था, क्योंकि न्यूजीलैंड का वेदर और न्यूजीलैंड बड़ा खूबसूरत मुल्क है और बड़ा ज़बरदस्त जगह है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे, जब नेट हमने स्टार्ट किया तो बहुत सीम हो रहा था। तो मैंने अगले दिन मैच था तो मैंने बस अपने साथ मैंने मैच खेला। मैंने कहा यार बीट नहीं होना, जो मर्ज़ी हो जाए, बीट नहीं होना तुम्हें। तो वो यकीन करें वो प्रैक्टिस मैंने ऐसी की कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बॉल भी बीट नहीं हुआ उस प्रैक्टिस में, और अगले मैच में मैंने 96 किए। और फिर जो पहला टेस्ट मैच था हैमिल्टन में, उसमें मैंने 79 किए। वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी फ्लुएंट इनिंग्स थी, मुश्किल कंडीशंस थी। और फिर दूसरी इनिंग में मैं जल्दी दूसरे टेस्ट 2 टेस्ट मैच थे वहाँ पे। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में मैं 0 पे आउट हो गया था आई थिंक, और दूसरी इनिंग में फिर मैंने 50 किए थे। वो मैच हम जीते थे टेस्ट मैच। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं क्रिकेट के हवाले से, क्राउड के हवाले से। लोग बड़े फ्रेंडली वहाँ पे और बड़े सोबर और बड़े प्यार करने वाले इस तरह लोग थे। तो अच्छा लगा था पाकिस्तान टीम के साथ जाके वहाँ पे और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो था, ऑस्ट्रेलिया का एक डिफरेंट वो था, क्योंकि अ, दोनों मुश्किल जगह हैं, बाउंस काफ़ी होता है और प्रैक्टिस में जब खैर मुझे पहला टेस्ट मैच तो नहीं खिलाया था उधर। दूसरा टेस्ट मैच मैं खेला था तो उसी तरह मैं जल्दी आउट हो गया, 21 पे या 22 पे आउट हो गया था। और तीसरा टेस्ट मैच मुझे खिलाया तो मैंने पहली इनिंग में 63 किए, दूसरी इनिंग में 67 किए। तो मैं जब आउट होके वापस आया तो फिर इंजी भाई ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा ये देखो ऑनर बोर्ड है और तुमने आज मिस किया अपना 100, वरना तुम्हारा नाम यहाँ पे लिखा जाता। तो खैर अब ये बातें याद आती है तो अफसोस होता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि वो टाइम होता है उस वक्त बंदे को सोचना चाहिए यार मैंने ये अपने टारगेट जरूर बनाने चाहिए, मैंने ये चीज अचीव करना है। और बस ये था थोड़ा सा, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी थी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। जी सर। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा करियर आपका जो है वो चलता रहा, चीजें चलती रही, लेकिन फिर एक वक्त अनफॉर्चुनेट आया कि आप पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप होने लगे और फिर चांसेस भी कम हो गए। क्या समझते हैं, क्या रही सिचुएशन टीम के साथ थी, या आप खुद अपने आप को उसमें समझते हैं क्या वजूहात रही जिसकी वजह से ये सब हुआ फिर बाद में? देखिए इसमें काफी सारी काफी फैक्टर्स होते हैं जब आप टीम से ड्रॉप होना शुरू होते हो। सबसे पहले तो आपकी जो फॉर्म है वो खराब होती है। फिर एक यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज है कि बहुत तेजी से पीछे से प्लेयर आ रहे होते हैं। डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं सिलेक्टर्स पे और टीम मैनेजमेंट पे, कि जो प्लेयर्स अंदर खेल रहे होते हैं उन पे प्रेशर डलना शुरू हो जाता है। और तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा अनड्यू सा प्रेशर भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक प्लेयर अंदर खेल रहा है, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक प्लेयर ने प्रूव किया है तो इट मीन्स के ही कैन डू इट ना। लेकिन जो पीछे से प्लेयर आता है वो इतनी प्रेशर के साथ आता है कि वो जब टीम मैनेजमेंट पे प्लेयर प्रेशर पड़ना शुरू होता है तो थोड़ी सी फॉर्म हिल जाए तो फिर आपको रिप्लेस करना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी ये हुआ, पीछे से लड़के परफॉर्म करके आ रहे थे तो वो फिर हमें रिप्लेस किया। फिर अनफॉर्चुनेटली वो लड़के भी अब कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे जिन्होंने हमें रिप्लेस किया। तो इससे हमें भी नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ, तो दो नस्लों को नुकसान हो गया, मतलब दो आपकी जनरेशन्स उनको नुकसान हो गया और आपके पीसीबी को भी नुकसान हो गया। क्योंकि एक प्लेयर जब एक बहुत बड़े प्रोसेस से बनता है, ठीक है, मुझे याद है एक दफा हम लोग का मैच था, यूनुस भाई टीम में थे और मैं पेशावर से खेल रहा था, तो यूनुस भाई आए डोमेस्टिक का मैच खेलने। तो उस वक्त मेरा बड़ा नाम चल रहा था कि यार यासिर अमीर किसी वक्त भी आ जाएगा, किसी वक्त। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, आज तक मुझे याद है, कहते कोई बात नहीं, जब तुम्हारा नंबर आएगा उस वक्त अपना पूरा नंबर लेना। ये बात
कबीर खान भी समझाते थे, वो हमारे कैप्टन थे, यूनुस भाई सीनियर प्लेयर थे, जब तुम्हारा नंबर आया तो अपना पूरा टाइम लेना, ठीक है, तो जितने देर आएगा दुरुस्त आएगा। तो ये चीज एक कल्चर का हिस्सा होनी चाहिए कि जो यंग प्लेयर आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो यंग आ रहा है तो वो जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जगह वो एकदम आप उसे ले आए। ये नहीं होता, इस तरह कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप किसी प्लेयर को डेवलप करते हैं तो आप उसको पूरा खिलाते हैं, पूरा आपने 10 साल का प्लान कर लेना है। जब एक प्लेयर आया, उसने परफॉर्म किया इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आप उसके साथ इस तरह वर्किंग करेंगे, 10 साल खेले, 15 साल खेले, जितने आप लेजेंड्स क्रिएट करेंगे, खुद ही हर किसी की अपनी जगह बनती रहती है। हर किसी की, अगर सिस्टम सही हो ना, तो हर किसी की अपनी जगह बनती रहती है। अगर सिस्टम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हो और सिस्टम में खराबी हो, तो फिर यही चीजें होती है कि अगला बंदा भी जो खेल रहा है वो भी खराब होता है, जो पीछे से आ रहा है उसे अर्ली खिला देते हैं, वो भी खराब हो जाता है। तो दो आपकी जनरेशन गई, बस ये चीज हुई है काफी पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान की बैटिंग में आज विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं लोग पूरी दुनिया में, धवन, हमारा सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसका नाम ले रहे हैं, बाबर आजम। ऐसा ना होता, हमारे भी 3-4 प्लेयर्स के नाम लेते इस टाइम में। ठीक इसको ठीक। आप अच्छा। कंसिस्टेंसी जो जी होती जी है जी। वो इट्स अ की टू सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहने की बहुत जरूरत होती है। अगर आप सिलेक्शन हो या आपकी कोई भी चीज हो, आपको कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तब जाके कामयाबी मिलती ठीक ठीक है। अच्छा, उमैर का क्वेश्चन है पेशावर से, वो कहते हैं कि आपके अपर कट की बहुत बात होती है जो आपने 2004 में बालाजी को मारा था, इस सवाल से थोड़ा सा बताइएगा। एक और सवाल है आसिम का, आसिम जावेद कहते हैं कि टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड सो फार इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं ये समझता हूँ टफेस्ट बॉलर मैंने एक बड़े ऑर्डिनरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतने मुश्किल बॉलर को बहुत ही टफ बना दिया था अपने लिए, वो है अनिल कुंबले जिनसे मैं 5 दफा आउट हुआ 6 में से। और बस मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी भी क्वालिटी है, जाहिर बात है, लेकिन कुछ मेरी भी गलतियां थी। तो अगर आप जिससे 5 दफा आउट हो तो मेरे ख्याल से वही आपके लिए टफेस्ट है। तो अब मैं उन्हीं का नाम लूंगा, चलें, क्योंकि आप 6 में से अगर 5 दफा एक बॉलर से आउट हो, अगर आप ये कहो कि वो टफ नहीं था आपके लिए, तो मेरे ख्याल से ये आप झूठ बोल रहे हैं। चले, और बालाजी अनिल को जो कुंबले। अपर कट मारा था, बालाजी को जो अपर कट मारा था, बस वो मार दिया था, मैं कहा यार पहुंच जाओ इस पे, क्योंकि अगर इस पे मैं पहुंच गया और कनेक्ट होगी तो उसने 4 ही होना है पीछे, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर भी बहुत बाहर था, और बस मैंने जाके उसे टच कर लिया। ठीक ठीक है जनाब। थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, सोहेल भाई के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अब्दुल रहमान, आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैंने पूछ लिया था, आप भावलपुर से खेल रहे थे, आपके अगेंस्ट यासिर ने 99 स्कोर किया था। अच्छा यासिर भाई, आपने जावेद मियांदाद की कोचिंग के अंडर भी खेला, आपने बॉब वुलमर की कोचिंग के अंडर भी खेला, अब आप खुद भी कोचिंग कर रहे हैं। ये जो हमारे कल्चर में बात की जाती है कि गोरा कोच होना चाहिए या पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, आप इस कंपेरिजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आप कोचिंग कर भी रहे हैं और आपने दोनों कोचेस के अंडर खेला भी है। देखिए, मैं एक ही बात करता हूँ और मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि आप देखिए, कोच जो होता है वो एक हेड होता है, हेड ऑफ द टीम होता है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसका सारे प्लेयर्स के साथ रवैया एक तरह हो, ठीक है, और सारे प्लेयर उसकी इज्जत करें। जो मैंने इंस्पिरेशन की बात की है ना आपसे, इंस्पिरेशन की, ये बहुत ज़रूरी है कि एक टीम का प्लेयर जो है वो अपने कोच से इंस्पायर हो, उसकी किसी चीज़ से इंस्पायर हो। अगर बैट्समैन है तो इसीलिए बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच डिफरेंट होने चाहिए टीम में। एक हेड कोच है, उसको डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन फिगर्स होने चाहिए जिन्होंने सर्व किया हुआ है, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, जो कि जिन्होंने इंस्पायर किया अपनी गेम से। कुछ लोग होते हैं जिस तरह मिकी आर्थर है या बॉब वुलमर जिस तरह थे, दे वर ग्रेट। बॉब वुलमर वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन बंदा था, और दिल का भी बहुत अच्छा था, टीम को लेके भी चलता था, सारा कुछ बहुत अच्छी थी उसकी। हमने तो ये कभी नहीं सोचा कि उसने कितनी क्रिकेट खेली है, कितनी नहीं खेली। लेकिन जावेद भाई का, मैं किसी और की बात नहीं करता, बॉब वुलमर से बहुत से प्लेयरों को बहुत फायदा हुआ है, बहुत सीखा है। जिसने रेडी पोजीशन का जो उसने बताया, आगे ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान टीम में, इससे पहले
किसी कोच ने नहीं की थी। जो प्लेयर आगे रेडी होता था और वो खेलता था, और जिन प्लेयर्स पे उसने काम किया इस चीज़ में, उनमें शोएब मलिक, यूनुस भाई और यूसुफ भाई, इन तीनों ने आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म किया है इस चीज़ को, जिन्होंने पिक किया है। और मैं जब खेल रहा था तो जावेद भाई कोच थे, उन्होंने हमें बड़ी सादा अल्फाज में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और उसका भी हमें फ़ायदा हुआ। मुझे उनसे फ़ायदा हुआ, इनको इनसे फ़ायदा हुआ, अपनी अपनी स्टोरी है। ठीक ठीक है जी सुहेल भाई। अच्छा, बिल्कुल आपसे हम बात करें। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो परफॉर्मेंस दी। एक आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल है, और उसमें आपकी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई उस वक्त के यंगस्टर, जब तो खैर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, असद शफीक के साथ। कुछ उसकी यादें शेयर करना चाहेंगे अपने असद शफीक के साथ? वो बड़ी पार्टनरशिप की उस वक्त, बिल्कुल वो नए आए थे, आप काफी सीजन कैंपेनर हो गए थे, आपके साथ वो खेल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया। जी बिल्कुल, असद शफीक उस वक्त क्योंकि सिंध की टीम थी तो केपीके की टीम पेंटेंगुलर हो रहा था, तो सिंध की टीम में उनको केपीके की टीम में डाला था सिलेक्टर्स ने। सिंध की क्योंकि मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग था उस वक्त, और उनकी जगह उसमें नहीं बन रही थी उस वक्त, क्योंकि वो यंगस्टर भी थे। तो वो इधर आए, फिर पहले 2-3 मैच वो नहीं खेले थे, और वो मैच जब वो खेले तो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने मुझे भी हैरान कर दिया। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा खेले, और बिल्कुल मैच्योर खेले थे। 174 किया था उन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरह। 300 मैंने किए थे और 174 उन्होंने किया था। और ठीक लेकिन ठीक यार। जी जी। बहुत जल्दी वो पाकिस्तान टीम में आए, बहुत जल्दी उन्होंने इम्प्रूव करके और बहुत जल्दी सीखा। मेरे ख्याल से इज अ वंडरफुल गाय, और बड़ा जबरदस्त क्विक लर्नर है, और बहुत अच्छा टेक्निकल प्लेयर है। मेरे ख्याल से उसको ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, जो उसने ठीक हासिल किया तो वो डिजर्व करता है। ठीक है यासिर भाई, अदनान चुगताई का क्वेश्चन है और वो पूछते हैं कि 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेमीफाइनल में बैट फर्स्ट करने का डिसीजन था, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या बताएंगे आप उस हवाले से? यार, बैट फर्स्ट करने का डिसीजन हमारा नहीं था। ये बैट फर्स्ट करने का डिसीजन टीम मैनेजमेंट का होता है, कप्तान का होता है और कोच का होता है। उस वक्त जो कोच थे हमारे और कप्तान थे, उनका डिसीजन था। और मेरे ख्याल से बॉब वुलमर कोच थे। बिल्कुल। सोहेल भाई, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, बॉब वुलमर थे, लेकिन आपने उसको भी बड़ा सही साबित करना शुरू कर दिया था। 39 तक पहुंच गए थे, और उसके बाद जब रन आउट हुए आप उस इनिंग्स में, बिल्कुल। तो उसके बाद पूरी टीम उसके बाद आउट हो गई 131 पे। यार वो जो मैं रन आउट हुआ था तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आके थ्रो लग गई मुझे, तो वहमो बिल्कुल। गुमान, मतलब बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो ना लगती तो मैं आराम से पहुंच जाता, क्योंकि बिल्कुल, बहुत बहुत बाहर था फ्लुएंट वो इनिंग्स बॉल। खेल रहे थे। दूसरा रन मैंने बिल्कुल। लिया था वो ठीक नहीं भागा था, बट किस्मत में था आउट होना, और इस वक्त फिर हम 160 पे ऑल आउट हो गए, क्योंकि मैं सेट सेट खेल रहा था, 39 कर चुका था, और वहां से अगर 70-80 या 100 कर जाता तो वो मैच बहुत अच्छा हो जाना था, हो सकता हम फाइनल में बिल्कुल। पहुंच जाते। तो बहुत ही ठीक। यादगार वाकई मैच था, अच्छा बहुत यासिर भाई, मजा आया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप पेशावर के लिए काफी हमें खेलते हुए नजर आए, नेशनल T20 में भी खेलते हुए आए, फिर आपने स्विच किया एबटाबाद की तरफ, फिर आप साथ साथ बॉलिंग भी करने लग गए, ऑलराउंडर की सूरत में हमें नजर आए लेटर स्टेज ऑफ द कैरियर में। ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन थी, और फिर इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, जो नई जनरी आपकी एबटाबाद के साथ स्टार्ट हुई, फिर आप ZTPL के लिए भी खेलते हुए हमें नजर आए। देखिए, एबटाबाद से मैं खुद खेलना चाहता था, क्योंकि मैं जो मेरे फोर फादर्स हैं, हम लोग एबटाबाद के बेसिकली, और पिशावर की मेरी बर्थ है, पिशावर की ब्रॉटअप है, पिशावर का मैं ग्रोन अप पिशावर में हूँ। क्रिकेट मैंने पिशावर से स्टार्ट की है, नो डाउट अबाउट इट। सारा क्रेडिट पिशावर को है, PIA को है। एबटाबाद के लिए खेलना एक मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि एबटाबाद की टीम उस वक्त बनी थी और फर्स्ट क्लास में आई थी, तो मैं चाहता था कि मैं एबटाबाद की टीम से खेलूं। तो ये मेरी एक ज़ाती एक ख्वाहिश थी। जो खेले, हम बड़ा अच्छा खेले उससे, यूनुस भाई भी खेले, और फिर बाद में यासिर शाह, फ़खर जमान, जुनेद खान, खालिद उस्मान, और सुहेल इदरीस, उसे मैं कह देता हूँ यार, क्या नाम है उसका। हम्म। और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर। एक बॉलर है एबटाबाद का, अहमद जमाल। वो अहमद जमाल। वो बड़ा अहमद जमाल। अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल से उसको PSL में तो होना चाहिए एटलीस्ट, जितनी उसकी बिल्कुल। पेस थी और जितना उसका
रिदम है और जितना वो अच्छा बॉलर है, तो बड़ा अफसोस होता है उसे ना देख के ऊपर। आई होप इंशाल्लाह वो बाउंस बैक करेगा और पीएसएल की टीम में जरूर आए यार, एटलीस्ट कम से कम, बहुत टैलेंटेड बॉलर है। ठीक ठीक है यासिर भाई, बिल्कुल। आपके छोटे भाई आतिफ हमीद का क्वेश्चन है लाहौर से, और वो जी कहते हैं जी। कि यासिर भाई से जरूर पूछेगा कि इन्हें पेसर्स खेलने में मजा आता है या स्पिनर खेलने में। सबसे पहले तो मैं आतिफ को सलाम। आतिफ, होप यू आर फाइन। आतिफ वो बच्चा है, जब मैं इतना ही था और ये इतना था, अब मैं इतना ही हूँ और ये मुझसे लंबा हो गया है। और ये मेरा बहुत छोटा फैन था, और ये अपने अब्बू के साथ सबसे पहले आया था पेशावर ड्रेसिंग रूम में, हमारे साथ पिक्चर्स ली थी। बहुत ही केयरिंग है, लविंग है, बहुत ख्याल रखता है, हर वक्त इसके मैसेजेस आते रहते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे भी करेगा ये, और 6 दफा करेगा, फिर 7वीं दफा मैं ऐसे कहूँगा यार खुदा के लिए मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा, बड़ा प्यारा बच्चा है। और क्या क्वेश्चन आप इसका बताया, मैं इसका आंसर दे दूँ, वरना नाराज हो ये जाएगा पूछना मुझसे। नहीं नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको स्पिनर्स खेलने में ज्यादा मजा आता था या पेसर्स। मुझे पेपर पेसर्स खेलने में मजा आता था, और अब जो है 2014 के बाद मुझे स्पिनर्स खेलने में मजा आता है। क्योंकि एक चीज छोटी सी उस वक्त मुझे, क्योंकि बंदा सीखता है, और क्रिकेट जो है वो सीखने का अमल है, बैटिंग स्पेशली। जब आप ये समझोगे कि यार मैं अकले कुल हो गया हूँ, तो बस आपकी क्रिकेट वहां पे स्टॉप हो जाती है। जब मेरा ये पाँव जो है क्लियर होना शुरू हुआ स्पिनर्स पे, फ्रंट लेग, दुनिया का कोई भी स्पिनर आ गया कहीं पे भी, मैंने अल्लाह का शुक्र है रन्स किया और मुझे कभी ट्रबल नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में भी शेयर करूंगा, जो अपना एक्सपीरियंस है मैं ज़रूर शेयर करूंगा यंगस्टर्स के साथ। ठीक, और यासिर बिल्कुल हमीद ठीक की है। यूट्यूब का लिंक आप हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और वहाँ पे सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से ना सिर्फ सुनने को मिलेंगी बल्कि सीखने को भी मिलेंगी। जी सर भाई। अच्छा, एक सवाल से पहले मैं बात बताऊं कि ये आपने बात की ना हैदराबाद से खेले, ये एक सीजन हैदराबाद से भी 1-2 मैच खेले, उसके बाद फिर रावलपिंडी से भी खेले, फाटा से भी खेले, पूरे जी जी। पाकिस्तान के हर सूबे से खेले माशाल्लाह से। खैर ये तो एक रिकॉर्ड की बात मैंने बता दी। अच्छा, अब एक अहम सवाल आपसे जिस पे हम जरूर बात करेंगे, वो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खत्म होना और जो नया फॉर्मेट पाकिस्तान क्रिकेट में आ गया है, इस पर आपकी राय। आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेले हैं, बहुत सारे रीजन से भी खेले हैं, और अब इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको, जो मैं ये समझता हूँ कि, एक ऑनेस्टली बताऊँ आपको मैं, कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ने ही सारे प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है, नंबर 1। ठीक है, और आगे भी प्लेयर्स जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही प्रोड्यूस करेगी। दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, जिस प्लेयर में टैलेंट होगा, चाहे जैसी भी क्रिकेट हो, उसने पहुंचना ही पहुंचना है वहां पे। ठीक है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। अब जहां तक आपने बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट की, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट एक लिहाज से बहुत अच्छी थी कि प्लेयर को प्रेशर लेना आ जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। डिपार्टमेंट जो है एक्स्ट्रा प्रेशर भी डालता है प्लेयर पे। ठीक है, वो एट टाइम्स अच्छा भी है और खतरनाक भी होता है, क्योंकि जब प्लेयर उस प्रेशर की जद में आता है तो वो फिर बेचारा, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर आपकी आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी जिंदगी का, आपकी नेचर का हिस्सा बन जाती है। आप वो प्रेशर लेके और उससे निकलना, तो ये चीज़ बहुत तंग करती थी। हमें भी शुरू में किया इस चीज़ ने तंग, लेकिन फिर हम इस प्रेशर पे हमने ओवरकम करके अपने डिपार्टमेंट ने भी हमने परफॉर्म किया, सारा कुछ किया। लेकिन एक चीज़ थी कि डिपार्टमेंट्स ने जो अपनी अप्रोच है वो इतने सालों में चेंज नहीं की। डिपार्टमेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि डिपार्टमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाता और प्लेयर्स को इतना इज्जत और इतनी वो देते, मराहत देते, ओन करते। क्योंकि स्पोर्ट्स देखें, एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, एक तो ये आपका अभी हमें समझ आई है ये चीज, 20 साल पहले, 30 साल पहले हर बोर्ड ने, कि एक बहुत बड़ा जरिया है रेवेन्यू कमाने का, और जो स्पोर्ट्समैन है वो आपकी पहचान है, मुल्क की पहचान है। ठीक है, वो आपके मुल्क की पहचान है। डिपार्टमेंट तो मुल्क का हिस्सा है ना भाई। तो आपके एक डिपार्टमेंट में अगर 4-4, 5-5 पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं, इट मीन्स के वो कितना बड़ा ब्रांड है। वो डिपार्टमेंट नहीं, वो ब्रांड है बहुत बड़ा। तो डिपार्टमेंट्स को चाहिए था कि जो प्लेयर्स डिपार्टमेंट में थे उनको वो उठा के सर पे रखते,
तो ये नौबत ही नहीं आनी थी कि पीसीबी इस तरह का कोई कदम उठाए कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दे। और ये समझना कि चैरिटी कर रहे हैं हम, प्लेयर्स को खिला के प्लेयर्स पे एहसान करना कि यार हमने प्लेयर्स को खिलाया, भाई तुम्हें हम ना खिलाते तो तुम कहाँ जाते, खाते कहाँ से, पीते कहाँ से, ये बातें जो हैं ये बहुत ही मेरे ख्याल से अनप्रोफेशनल और ये चीज़ें रही हैं। मैं आपको, हम 20 साल क्रिकेट खेले हैं, इन्हीं ग्राउंड्स में रहे हैं, प्लेयर्स ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हैं। तो अब पीसीबी जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल अल्लाह करे, अल्लाह कामयाब करे। यही डिपार्टमेंट्स हो वो इन रीजन्स को स्पॉन्सर करें, अपने आप अपना नाम इन्वेस्ट करें इसमें, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करें। प्लेयर्स जो है वो आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। तो ये आप चैरिटी नहीं करें, आप अपना फर्ज समझें यार। अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है एक नाम है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है आप दें प्लेयर्स को, आप ओन करें, ऑन बोर्ड लें, आप उनको एम्बेसडर्स बनाएं, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएं। कुछ एक दो मैं समझता हूँ, हबीब बैंक एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि जो प्लेयर्स के एड्स भी बनवाए उन्होंने, प्लेयर्स को उन्होंने अकोमोडेट किया इस तरह कि उनको ब्रांड बनाया। इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट ने कोई कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि यार इस तरह करें। नेशनल बैंक कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कभी हमने उनका ऐड नहीं देखा, उसमें कामरान अकमल को तो हमने नहीं देखा। कामरान अकमल की कितनी खिदमात है नेशनल बैंक के लिए, पीआईए ने कितने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं, कभी इस तरह हुआ हो नहीं। तो ये चीज़ें जो थी थोड़ी सी थी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक बाउंस बैक किया इन्होंने, और क्या कहते हैं उन्हें पे करना पड़ी है। ठीक। अच्छा यासिर भाई, एंड में बस थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत लेकर ही, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन। और वो ये है इस हवाले से कि एक तो ये कि हमने अमूमन देखा था कि जहाँ पर थोड़ी सी हार्ड कंडीशन होती थी, टफ कंडीशन होती थी, ग्रासी विकेट होता था, तो आपको यहाँ तो ओपन करा दिया जाता था या वन डाउन करा दिया जाता था। और एशियन कंडीशंस, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती थी, तो अपने मंजूर नजर प्लेयर्स को खास तौर पर नंबर 3 पर खिलाया जाता था, आप भी समझ गए होंगे। एक इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, एक मैं 2010 इंग्लैंड टूर के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो भी चीज हुई हम उसको डिस्कस नहीं करते, उसके बाद प्रिटेंड किया गया आपके हवाले से, तरह तरह की बातें मैनेजमेंट की तरफ से की गई कि ये मिच्योर है, इसको बातें समझ में नहीं आती, वो सब क्या था, मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। यार सबसे पहले तो जो आपने बाद में बात की इसका मैं जवाब पहले दूंगा, फिर बाद में लाइटर नोट पे उस पर बात कर लेंगे। जो आपने पहला क्वेश्चन किया, वो भी जिसने पूछा है वो भी बता देना कि किसके कहाँ से आया ये क्वेश्चन ये आपने बताना है। यार देखिए, उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ठीक है मुझसे गलती हुई थी, मुझे उस बंदे से नहीं मिलना चाहिए था, एक स्ट्रेंजर था, लेकिन मेरी कोई इस तरह की नीयत नहीं थी कि मैं उससे कोई बात करूं या टीममेट्स की बात करूं। वो उसने जो भी हरकत की दुनिया के सामने आ गया, वो अखबार भी बंद हो गया, वो बंदा भी अंदर हो गया, ठीक है, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन बाद में आपने जो बात की है, वाकई जो मैनेजमेंट ने जो इमेच्योरिटी शो की है, एक प्लेयर जो कि मैं 100 के करीब मैच खेला हूं, तो मैं पागल था कि मैं 100 के करीब मैच खेला हूं, या मैंने इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं, इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की हैं, तो मैं क्या इमेच्योर था जो ये बात करें कि 16 साल का था और 30 साल का दिमाग था और ये था और वो था। तो ये मेरे ख्याल से पॉइंट स्कोरिंग की बातें थी उस वक्त, या जो भी था। मेरे हवाले से आप किसी के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते कभी, जब तक आपको हकीकत का पता ना हो, आप किसी के हवाले से राय नहीं दे सकते कि यार ये इस तरह था, ये इस तरह था। ये हमारा दीन भी हमें मना करता है, हमारा कल्चर भी हमें मना करता है, और वसीयत है आप ह्यूमन बीइंग भी इस चीज़ में। तो उस वक्त जो मैनेजमेंट के कुछ लोग थे जो अब नहीं है, और उन्होंने इस तरह की बातें की, तो खैर ये उनका अपना, मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान का अपना अमल होता है, अपने अमाल होते हैं। वो जो कुछ भी हुआ, शायद मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी मुझे सजा मिली हो, उसमें मेरी बेहतरी होगी। मैं तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। ना मैंने कभी कोई गिला किया है, ना मैं कभी रोया हूँ, ना मैंने कभी किसी को ब्लेम किया है, ना मैंने इस तरह का किया है कि यार मुझे कम खिलाया है या मैं ज़्यादा खिलाना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है, लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आता हूँ, अल्लाह लोगों के दिल में डाल देता है, मैं सुन लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर देता हूँ कि यार चलो एक चीज़ नज़र आती है ना, जब एक चीज़ नज़र आती है तो लोग अंधे थोड़ी हैं, लोगों को भी समझ आती है, वो भी समझते हैं। जब वो बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि
किसी की जुबान से वो क्या है जी सुहेल भाई, नकारा खल्क पता नहीं क्या कुछ इस तरह का एक मुहावरा है कि जब लोग आपके बारे में बात करें तो समझो कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। जब आपके लिए जब कोई बोलना शुरू करे तो ये समझ जाओ कि अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो हमने इस मुल्क की खिदमत की यार। बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि हमसे ज़्यादा अच्छे थे, नहीं खेल सके इस मुल्क के लिए, उन बेचारों की हसरत रह गई। हमें अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस मकाम पे इस वक्त बैठे हैं हमें अपनी अपनी जगह शुक्र अदा करना चाहिए। और बेशक। यही चीज़ है। और इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं यार लाइफ में करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिजनेस कर सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो, आप दीन की तरफ आ सकते हो। हमारा दीन इतना खूबसूरत है, अगर आप इससे समझें, आप दीन की रूह को समझें, ठीक है, तो हमारा जो दीन है बहुत प्यारा है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं यार, बहुत छोटी लगती है। अगर 10,000 रन भी कर लेते तो क्या था, आज 10,000 रन करके लोग बैठे नहीं हुए, सब अपने अपने घर में बंद है, कोई क्वारंटीन में है, कोई क्या है, मतलब क्या, कोई कौन सा तारे तोड़ लेते हम। लेकिन ये है कि जो भी किया अल्लाह का शुक्र है, अच्छा किया, सेटिस्फाई है। हाँ कभी कभी होता है अपने साथ नाइंसाफी की, अपने फैंस को वो किया, डिसअपॉइंट किया, उस पर कभी कभी अफसोस होता है। और उस पर मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ कि यार क्या पता मैं और कर सकता था और मुल्क के लिए नहीं कर सका, तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर और हमें हमारा अगला जहाँ अच्छा कर, और हमसे इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम लें जिससे तू राजी हो। ठीक। क्रिकेट तो एक चीज़ हमने कर ली, इससे हमारा नाम बन गया, इसने पहचान दे दी। अब हमने अमाल इस तरह करने हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, जितना भी हमारा सर्कल है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपने पॉजिटिव बात करनी है, आपने पॉजिटिव वाइब्स उसमें स्प्रेड करनी है। आपकी वजह से किसी को दिल आजारी ना हो, आपकी वजह से, आपका एक सर्कल है ना जो आपकी तरफ देखता है, जो आपकी तरफ कोई उम्मीद रखता है, आप उसको दिल ना तोड़ें। ये भाई लाइफ है। इखलाक 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 पे मेहनत करो, इखलाक पे मेहनत करो। ये हमारे बुजुर्गान दीन भी हमें ये कहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को हम सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्गों को सुनते हैं। वो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। हम इनसे सीखें, लाइफ के बारे में सीखें कि यार जिंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मानी क्या है। हमने पैसे को मकसद बनाया हुआ है, दौलत को मकसद बनाया हुआ है, शोहरत को मकसद बनाया हुआ है। ये मकसद नहीं है भाई। मकसद ये है कि हमने एज ए नेशन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आफ्टर 100 ईयर्स। हम 100 साल बाद किधर खड़े हैं। बहसियत नेशन, बहसियत नेशन हम 100 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। उम्मत मुस्लिमा नेशन, हम उम्मत मुस्लिमा है। पाकिस्तानी नेशन बाद में, पहले उम्मत मुस्लिमा है। हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 100 साल बाद। आज पाकिस्तान में तुर्की का 800 साल पुराना ड्रामा दिखा रहे हैं, लोग बैठ के और देख रहे हैं, पूरे पूरे सीजन खत्म कर रहे हैं। यार मैंने पिछले साल ये ड्रामा शुरू किया, मैंने 3 महीने में 5 सीजन खत्म कर दिया, अभी आया भी नहीं था पाकिस्तान में, मैंने नेटफ्लिक्स में देखा है ड्रामा। तो क्या चीज है, उनके उनके लोगों ने मेहनत की। सही बात। 1200 साल पहले, 800 साल पहले उनके आबाउजदाद ने मेहनत की, वो ऐसा बीज बोया कि उन्होंने 800 साल हुकूमत की। तो हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हैं, उनको वो बीज बोने चाहिए जो कि 100 साल बाद हमें उसका रिजल्ट मिले। तो लोग हमें भी इनको भी याद रखेंगे, इनकी नस्लों को भी याद रखेंगे। तो इस सोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ हमें जो है ना, बहसियत नेशन आगे बढ़ना है, बहसियत इंसान आगे बढ़ना है, बहसियत सोसाइटी आगे बढ़ना है। ठीक ठीक। सुहेल भाई लास्ट में आप कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप यूट्यूब पर अब आ गए हैं, कोचिंग का भी आपने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, यंगस्टर्स बहुत सारे देखते हैं, क्रिकेट सीखना चाहते हैं, और आपकी पहले हमने वीडियोस भी देखी हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल के हवाले से कि आने वाले दिनों में वो क्या क्या नई यूनिक चीज़ें आपके साथ देख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं डाइट प्लान भी शेयर करूंगा, उसके साथ फिटनेस और इंजरीज के बारे में और रिहैब। मेरे साथ एक बहुत अच्छे, अभी मैं नाम नहीं रिवील कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़े ट्रेनर है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी हमारे यूट्यूब के चैनल का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह।
और वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक लीड कर सकता है, या जो ग्रोइंग क्रिकेटर है, जो अपकमिंग क्रिकेटर है, वो कौन सी ट्रेनिंग्स करे, कौन सी डाइट ले जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बैटिंग टिप्स पे हमने बात करनी है, शॉट्स कहाँ पे जाके फिनिश होनी चाहिए, किस तरह हेड पोजीशन होनी चाहिए, कौन सा बॉल छोड़ना है, कौन सा खेलना है, आपका कंफर्ट जोन में आप किस तरह आ सकते हो। एक कंफर्ट जोन होता है एक प्लेयर का। हमारे प्लेयर अक्सर, हम भी वहां से आके निकल जाते थे, पता ही नहीं चला कि यार कंफर्ट जोन में आने के लिए इतनी मेहनत करता है इंसान। जैसे ही कंफर्ट जोन में आए और उल्टी शॉट मार के और सर उधर और पाँव उधर और मार के और आगे विकेट दे के आ गए और फिर बाहर बैठ के पछताते रहे। इन चीज़ों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। कौन अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कि बस वो शुरू की में जब मेहनत करते हैं उसके बाद वो अपनी बहुत ही और भी सिंपल कर लेते हैं अपने आप को। अच्छा, तो लाइटर पे ये एक तो थोड़ी सी और भी बात जानना चाहेंगे आपसे कि आपने उमर गुल के साथ बड़ी क्रिकेट खेली है, फिर उन्हीं के साथ आपका जो टेस्ट डेब्यू वो भी आप दोनों का साथ ही हुआ, तो उनके साथ ओवरऑल आपकी जर्नी रही पेशावर और PIA फिर पाकिस्तान, थोड़ा वो भी जरा शेयर कीजिए। और ये आजम आपको सलाम कर रहे हैं, आजम खान जो मोइन खान के साहबजादे कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम आज़म। बहुत खुशी हुई यार आपको देख के, माशाल्लाह जिस दिलेरी से आप खेले हो। मेरा बेटा है वो भी क्रिकेटर बनना चाहता है और इसकी भी मैं हल्की फुल्की कोचिंग करता हूँ। तो मैं इसको अक्सर मिसाल देता हूँ मोइन भाई की और मोइन भाई के बेटे की। माशाल्लाह बड़ी दिलेरी से खेला है और अल्लाह ताला इसे कामयाब करे, आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करे ये। तो आप क्या क्वेश्चन किया था आपने? उमर गुल के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, उमर गुल के साथ बड़ी क्रिकेट खेली और आपका डेब्यू भी साथ हुआ, बड़ी साथ आपने मेमोरेबल मैचेस भी खेले हैं कई सारे। उमर गुल, देखिए उमर गुल ऐसा बॉलर था कि जो आउट ऑफ नोवेयर वो परफॉर्म करता था, और मतलब हमें होश में भी, गुमा में भी ये एकदम ऐसा बॉल कर देगा। तो उसकी वो क्वालिटी थी। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बड़े उसने बड़ी बड़ी टीम्स को उसने आउट किया। जब वो आया, उसका डेब्यू हुआ, मैंने उसके 3 कैचेस लिए थे स्लिप में, मुझे याद है अभी भी। हमारा मैच था ZTBL के साथ, PIA वर्सेस ZTBL, और उसने उसके डेब्यू में उसने 5 आउट किए थे। और वहां से वो बस वो आइडेंटिफाई हो गया था और फौरन बहुत जल्दी वो टीम में आया। और अनलकी रहा है थोड़ा सा कि उसकी इंजरी हो गई, और इंजरी के बाद मैं समझता हूँ कि बेचारा बहुत अनलकी रहा। जितनी उसने परफॉर्मेंसेस की, उसको एक फेयर गो देना चाहिए था और एक उसको फेयरवेल भी देनी चाहिए थी। बहुत उसने मुश्किल वक्त में परफॉर्मेंसेस दी, ऐसे टाइम में परफॉर्मेंसेस दी कि वो टीम से बाहर होने लगता तो वो 3-4 आउट कर देता। एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंसेस दी उसने, और मेरे ख्याल से बड़ा क्वालिटी बॉलर है, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है। बहुत कुछ सीख सकते हैं यंगस्टर उससे। ठीक है, थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच सोहेल भाई कि आपने ज्वाइन किया। और आज जिस तरीके की व्यूअर्स की हमारी पार्टिसिपेशन रही है, यकीनी तौर पर इट वाज सो इम्प्रेसिव यासिर भाई। और मैं चाहूंगा कि आप ये ग्रीन टीम के पेज पे जाके कमेंट जरूर पढ़िएगा, जो लोगों ने आपके लिए मोहब्बत का इजहार किया है, जो आपसे सवाल पूछे। अनफॉर्चुनेटली सारे सवाल तो हम नहीं पूछ सके, लेकिन फिर भी कोशिश की कि बहुत सारे सवाल पूछ लें। मेरी तरफ से सबका शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए मेरे लिए। इंशाल्लाह आपको भी हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, ग्रीन टीम के साथ रहिएगा और इसका हिस्सा बनिएगा। मैंने भी आपका पेज लाइक कर लिया है वैसे, बाय द वे। और इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आके कमेंट भी करूँ। जी जी, आप कोई लाइव सेशन भी रखिएगा अपने YouTube पर, ये जितने भी दोस्त आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपके YouTube पर आकर फिर आपसे सवाल वहां पर ये लोग पूछ सकें और आप लाइव उनको आंसर दें। डन, बिल्कुल, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ये, और इस पे भी हम काम करेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे फैंस को कि यासिर हमीद का जो YouTube चैनल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यंगस्टर्स भी सब्सक्राइब करें, और जो फैंस हैं इनके वो भी सब्सक्राइब करें। बहुत कुछ सीखने को आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है सोहेल भाई, क्योंकि ये यंगस्टर्स का भी फ़ायदा है इंशाल्लाह। इसमें वो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और उनको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि मैं अक्सर, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना, इससे पहले यूट्यूब चैनल से पहले मेरे इनबॉक्स में बहुत ही सवाल होते थे, यासिर भाई मैं ये करता हूँ, ये किस तरह खेलूँ, किस तरह ना खेलूँ। तो वो लोग भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको बहुत से अपने आंसर्स मिल जाएंगे जो आपने मुझसे गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे हैं।
और कई लोग हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उनके लिए भी मैं सॉरी। और अभी आप देखें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कश्मीर से भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि यासिर हमीद को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो सिंपल है, यूट्यूब पर जाएं, यासिर हमीद को सर्च करें, उनका पेज आ जाएगा। फ्रंट फुट के नाम से है आपका यासिर हमीद, और उस पर फ्रंट फुट की आपकी पिक्चर भी लगी हुई है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और यासिर हमीद को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। शाहजेब अली को सोहेल खान और यासिर हमीद के साथ दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल रात 9:30 बजे सोहेल खान और साथ इश्तियाक के साथ मौजूद होंगे क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद। और सैटरडे को हमारी 50th एपिसोड है, और 50th एपिसोड में हमारे साथ कौन होंगे ये रिवील करेंगे सोहेल खान। वो होंगे जिन्होंने जो है वो यासिर हमीद को उनकी पहली फर्स्ट क्लास इनिंग्स में आउट किया था, नदीम खान, जो कि आज के लाइव मोहम्मद सेंटर के हेड है। बिल्कुल, नदीम खान हमारे साथ होंगे। तो नदीम भाई होंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो उनको लेके आएंगे तो उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे हम। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि पीसीबी में जो उनको पोजीशन दी गई है डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड हाई परफॉर्मेंस, वो अदा संभालने के बाद हमारा पहला डिजिटल नेटवर्क होगा जिनको वो इंटरव्यू देंगे। तो इंशाल्लाह सैटरडे को नदीम खान होंगे और कल होंगे तारिक सईद हमारे साथ। तो शाहजेब अली को, सोहेल खान और यासिर हमीद के साथ दीजिएगा इजाज़त ड्रीम टीम से। अमान अल्लाह दोस्तों।